क्लास 10th पूरक परीक्षा लिख दें। पूरक परीक्षा के लिए सप्लीमेंट्री और चैप्टर 17 शुरू कर रहा हूँ मैं, समझना भाई, जो यहाँ बैठे हैं वो और वहाँ बैठे हैं जो भी। और चैप्टर 17 का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 हैं। एक तो है समांतर माध्य, या इसको केवल माध्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माध्य। और अंग्रेजी बोलते हैं इसको मीन, अर्थमेटिक मीन। इंग्लिश में बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। ये अपने चैप्टर में केवल माध्य का मतलब समांतर माध्य होगा, औसत। और दूसरा है माध्यिका, माध्यिका मीडियन। और तीसरा जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है वो है बहुलक। बहुलक का मतलब है मोड़। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है चैप्टर 17 में। तो ये डिपेंड करता है हमें जो भी निकालना है वो बंटन पे डिपेंड करता है, जो बंटन कौन सा है। तो बंटन क्या होता है? जो भी सूचना आपको दे रखी है एक्स वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में, वो क्या कहलाता है? बंटन। तो बंटन पे डिपेंड करता है। माध्य ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो माध्य और माध्यिका बहुलक के सूत्र कौन सा काम में लेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? बंटन पे। और बंटन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ये है अवर्गीकृत बंटन। अवर्गीकृत, जिसको बंटन समझ में आ गए तो फॉर्मूले याद रह जाएंगे। अवर्गीकृत बंटन। दूसरा है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन। और थर्ड होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसको आप असतत बंटन भी कह सकते हैं, असतत बंटन। और ये होगा असतत बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन। और तीसरा कहलाएगा सतत बारंबारता बंटन। तो इन तीनों बंटनों के हिसाब से समांतर माध्य ज्ञात करने के सूत्र होते हैं। अवर्गीकृत में बारंबारता नहीं दे रखी होती, क्या होता है? केवल इस तरह का अवर्गीकृत बंटन में, अवर्गीकृत बंटन मैं आपको सिर्फ ये जो इनको क्या बोलते हैं, विचर, जो x के मान है वो दे रखे होते हैं। जैसे xi क्या दिया हुआ है, और इसमें आपको प्रायिकता नहीं दे, क्या बारंबारता नहीं दे रखी होती है। xi बराबर है 1 2 3 4 5 6। ये अवर्गीकृत बंटन है। केवल xi का मान दे रखा होगा, बारंबारता नहीं होगी। दूसरे अवर्गीकृत बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में आपको xi का मान दे रखा होगा, साथ में बारंबारता दे रखी होती है। xi I4 आइटम है, तो आइटम का मतलब पहला x का मान, दूसरा, तीसरा, पांचवा, जितने भी पद हैं वो सब आइटम, और संगत बारंबारता दे रखी है, वो कहलाता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। और तीसरा है वर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। जैसा कि नाम से ही है, तो यहाँ आपको वर्ग दे रखा होगा और इधर क्या दे रखी है? बारंबारता। बारंबारता को हम किससे निकालते हैं? fi से। तो वर्ग होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और यानी कि बारंबारता कुछ भी दे सकते हैं, 5 2 4 6। तो ये 3 प्रकार के बंटन होते हैं। 3 प्रकार के बंटन के आधार पर हमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र काम में लेना है। अवर्गीकृत बंटन का सूत्र होगा डायरेक्ट मेथड, है ना। और दूसरा होगा पद विचरण विधि से, और तीसरा
दूसरा है कल्पित माध्य विधि, और चौथा है, तीसरा होगा जो होगा पद विचलन DI वाला और UI वाला। तो इन बंटन के आधार पर आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा मैं। बंटन बिल्कुल पहचान जाएंगे, केवल x दे रखा है यानी आंकड़े दे रखे हैं हमें, वो तो है अवर्गीकृत। आंकड़ों के साथ साथ उनकी बारंबारता दे रखी है, वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है। आंकड़े वर्ग के रूप में दे रखे हैं, ये सतत है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह बारंबारता है, तो वो कहलाता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और अब माध्य ज्ञात करेंगे, जबकि अवर्गीकृत बंटन है। समांतर माध्य, माध्यिकार बहुलक ये है और नहीं है आपके, तो ये आपको याद होना चाहिए कि बंटन के हिसाब से सूत्र बदलेगा। तो माध्य ज्ञात करने का, समांतर माध्य और माध्य एक ही बात है, औसत भी कह सकते हैं। तो अवर्गीकृत बंटन के लिए समांतर माध्य, अवर्गीकृत बंटन, अवर्गीकृत बंटन का समांतर माध्य, और इसको औसत भी कह सकते हैं पर, औसत x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n। i की वैल्यू यहाँ से i बराबर 1 से n तक लिखते हैं, i बराबर n, यानी पहले प्रेक्षण से लेके जितने प्रेक्षण सबको जोड़ देंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, और इसको वैसे लिखेंगे क्या होगा, औसत। औसत की तरह लिखें तो क्या आएगा, औसत का सूत्र याद होना चाहिए, औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, योग ही तो कर रहे हैं सबका। ये जो चिन्ह है ना सिग्मा, सिग्मा जो चिन्ह है इसका मतलब होता है योग, सिग्मा बोलते हैं इसको, और इसका मतलब है योग। सिग्मा के साथ जो भी लग रहा है उन सबका योग। xi यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, विचर चर कह सकते हो उनको, उनका योग क्या हो जाएगा, सिग्मा xi, और ये उनकी संख्या। तो अवर्गीकृत बंटन है, तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे बंटनों को, उसको विचर को, और उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। तो ये एक सवाल बता रहा हूं मैं। उदाहरण नंबर 1, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000, 5,000, 4,000। तो 5 कर्मचारियों का वेतन, 5 कर्मचारियों का वेतन, मासिक वेतन, मासिक वेतन क्रमशः ₹8,000, 8,000, ₹5,000, 5,000 है, और ₹4,000, ₹2,500 और ₹1,500 है। तो इनका औसत मासिक वेतन ज्ञात करो। औसत मासिक वेतन ज्ञात करो। हमें औसत मासिक वेतन ज्ञात करना है। औसत यानी माध्य, माध्य और औसत एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे यहाँ देखो, हल। औसत बराबर सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा किसको जोड़ना, किसका औसत निकाल रहे हैं हम, मासिक वेतन का। तो मासिक वेतन को जोड़ दीजिए। तो औसत बराबर पहले का मासिक वेतन 8,000, दूसरा 5,000, तीसरा 4,000, 2,500 और प्लस 1,500। कितने अध्यापक हैं टोटल, कर्मचारी 5। तो संख्या क्या होगी इनकी, 5। जोड़िए, 8 और 5 13, 13 और 4 17, और 4 21,000। 21,000 बटे 5 भाग देंगे, कितने बार जा रहा है, 5 चौका 20, 21,000, 1 0 रहेगा, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10। अतः औसत वेतन, देखो लास्ट में लिखना चाहिए, अतः औसत मासिक वेतन जो पूछा गया उसकी भाषा में आंसर देना चाहिए। औसत मासिक वेतन बराबर, वेतन हमेशा रुपए में आएगा कि नहीं, ₹4,200। ये कंप्लीट आंसर है।
जिस भाषा में आपसे पूछा गया उसी में आंसर देना। आपसे क्या पूछा है? औसत मासिक वेतन, तो ये निकल गया औसत। या छोड़ दोगे, अगर नंबर ज़्यादा आते हैं तो कम देंगे, कम आ रहे हैं तो पूरे दे देते हैं। तो ये आएगा, अतः औसत मासिक वेतन बराबर ₹4,200 रुपये। ये कौन सा बंटन था? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। और दूसरा उदाहरण देखिए, इस पर आधारित उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 को देखिए। उदाहरण नंबर 3, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करो। प्रश्न है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं, हमें औसत दिया हुआ है, संख्या ज्ञात करनी है। संख्या कितनी है टोटल? 8 क्रमागत विषम संख्या। अब आपको पता होना चाहिए, हल करेंगे। क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या में कितने का अंतर होता है? क्रमागत विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ही तो है। कितने का अंतर होता है? 2 का। क्रमागत सम संख्याओं में भी 2 का होता है, और क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। क्रमागत संख्या कौन सी है? क्रमागत संख्या जो क्रम से आती है वो है 1, 2, 3, 4। और क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या, तो दोनों में कितने का अंतर होता है? 2 का। और हमें चाहिए कितनी क्रमागत विषम संख्या? 8। हमें पता नहीं है, तो जो पता नहीं होता उसको क्या मानते हैं? x। तो माना हल, माना प्रथम विषम संख्या x है, और क्रमागत संख्या में कितना होता है अंतर? 2। तो 8 क्रमागत संख्याएं, बोलिए भाई, पहली x, दूसरी x प्लस 2 जोड़ते जाइए। 8 तक 8 जो निकाले हैं, पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और x प्लस 12 और x प्लस 14। हमें कितनी क्रमागत संख्या देखनी है? 8। कैसी देखनी है? विषम। तो पहली क्रमागत विषम संख्या x मान ली, ये हम जानते हैं। क्रमागत विषम संख्याओं में लिख देता हूँ लो मैं, क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, अंतर होता है। इसलिए पहली x है तो दूसरी x प्लस 2 जोड़ने पर अगली क्रमागत संख्या आ जाएगी। कुल कितनी चाहिए में? 8। तो औसत बराबर राशियों का योग, या ये लगा दो आप, तो सिग्मा xi अपॉन n। औसत कितना दे रखा है? 16। और इन सबको जोड़िए अब, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14 बटे राशियों की संख्या कितनी है टोटल? 8। तो 16 इंटू 8 कर दे इधर, तो जोड़िए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8x हुआ कि नहीं? 8x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42 और 14 56। तो 8x प्लस 56, ये समीकरण आ गया। इसको 8 के लिए सॉल्व तो गुणा करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा?
8 6 48, हासिल 4, 8 1 4 12 बराबर 8x प्लस 56। 56 का पक्षांतरण कर दो, 128 माइनस 56 बराबर 8x। 8 में 6 गए 2, क्या है 2, 12 में से 5 गए 7, और x बराबर क्या हो जाएगा 72/8 बराबर x। तो x बराबर क्या हो गया 9। तो पहली विषम संख्या कौन सी होगी 9। अतः 8 विषम संख्याएं 9 11 13 जोड़ते जाएंगे तो 15 17 19 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उत्तर है इसका। तो यहाँ आपको औसत दे रखा था हमें और संख्या ज्ञात करनी थी। तो प्रश्न बिल्कुल क्लियर समझ में आने चाहिए। पहले तो प्रॉब्लम को समझोगे तो सॉल्यूशन होगा। समस्या समझ में आ गई तो हल आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, और समस्या नहीं समझोगे तो हल नहीं होगा। तो समस्या क्या थी, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। तो हमें कैसी विषम संख्या ज्ञात करनी है, विषम क्रमागत है और उनका औसत 16 है। अब ये आपका प्रीवियस नॉलेज है, पुराना ज्ञान आपका क्या कहता है कि आप जानते हैं विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो हमने मान लिया पहली विषम संख्या x है, क्रमागत विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, इसलिए 8 क्रमांक संख्या पहली x में 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ते गए तो ये टोटल 8। औसत का सूत्र क्या है, सिग्मा xi/n। औसत हमें दिया हुआ है 16, तो 16 बराबर इन सबको जोड़ दो, 8 1 2, ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो ऐसे। और जोड़ेंगे तो देखो x प्लस x कितनी बार जोड़ रहा है, 8 बार, 8x, और ये 2 और 4 6 8 ये कितने हो गए 56। 8 से इधर तिरछा गुना हो गया, 16 गुना 8 128 बराबर 8x प्लस 56। 8 है, 128 में 56 गई तो 72 बराबर 8x, x बराबर 72/8 बराबर 9। अतः हमें x का मान नहीं पूछा है, यहाँ छोड़ देते कई बच्चे नंबर कट जाते हैं। आपसे x का मान थोड़ी पूछा है, किसका मान पूछा है, संख्या पूछी है। x तो हमने माना है, हमने x माना है, x का उत्तर पूछा नहीं है। तो x जो माना वहाँ रख दो, 9 11 11 और 2 13 13 और 6 15 15 और चल जाएगा। तो 2 2 जोड़ते जा रहे तो संख्या के 9 11 13 15 17 19 21, ये इसका उत्तर है। तो जिस आप x छोड़ दोगे तो नंबर काट देते हैं और वो पता लगता नहीं है, कुल मिला के पीछे गड़बड़ होती है। ये था उदाहरण नंबर 3। अब प्रश्नावली 17.1 है। प्रश्नावली 17.1 का कोई भी सवाल यदि 3 4 4 यही अंक, तो 3 4 8 है भाई, 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, तो x का मान, हल देखिए भाई, समांतर माध्य x बार का सूत्र होगा सिग्मा xi/n, सिग्मा xi/n। समांतर माध्य कितना दे रखा 4, सिग्मा का मतलब योग, किसका जोड़ करेंगे, इन सभी अंकों का जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे कितने अंक हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n बराबर कितना है 8। अब जोड़ते समय सावधानी, इसको गुना कर सकते हो, तो 4 8 32 बराबर 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 5 20। अब 20 + x होगा, ये 20x तो नहीं होगा नहीं, जोड़ रहे हैं हम इसलिए गुणा नहीं कर रहे हैं। तो 3 और 4 7 पहले अंकों को जोड़ लो, फिर उसमें अक्षर जोड़ देंगे। 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 5 20 20 और 3 23 23 और 2 25 और 1 26 + x। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 26x लिख देंगे तो ये गलत होगा।
हम जोड़ रहे हैं 26 में किसको जोड़ रहे हैं, x को, तो बीच में प्लस आएगा गुणा आएगा, प्लस आएगा, तो क्या हो गया इनका 26 प्लस x, समीकरण बन गया। x का मान ज्ञात करना है, किसका पक्षांतर करेंगे, इसलिए 32 माइनस 26 बराबर x, पक्षांतरण कर दिया, कितने बचे 32 में 26 गए तो x बराबर 6, ये आंसर है। यहाँ आपसे x का ही मान पूछा है तो हमने कुछ नहीं किया, आगे x बराबर 6 आ गया, अपना कंप्लीट आंसर है। अगर हम अपनी तरफ से x मानते हैं तो उस भाषा में आंसर देना चाहिए जिसमें पूछा गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। और सेक्शन बी के 35 छात्रों का औसत भार है 54, तो कुल कितने छात्र हो गए 60, 25 प्लस 35, तो सभी 60 छात्रों का औसत भार निकालना है। देखिए हल, औसत बराबर सूत्र है ये, औसत बराबर कुल भार बटे छात्रों की संख्या, छात्रों की, तो कक्षा ए के छात्रों का कुल भार निकाल सकते हैं यहाँ। कक्षा ए के कितने छात्र 25, औसत भार कितना है 51, तो कुल भार के लिए क्या करेंगे पता है, कुल भार बराबर तिरछा गुणा कर दें, औसत इंटू छात्रों की संख्या, ये सूत्र बन रहा है, इससे तिरछा गुणा किया है, कुल भार बराबर औसत इंटू छात्रों की। अब हम सब 60 छात्रों का वो भार निकालें, उनका कुल भार आना चाहिए, तो यहाँ देखिए कक्षा के वर्ग ए के छात्रों का कुल भार, अब कुल भार का क्या सूत्र है, औसत इंटू छात्रों की संख्या, औसत कितना है 51 इंटू कुल छात्र कितने 25, गुणा करिए 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 5 125 और 2 127 किलोग्राम, ये वर्ग ए के छात्रों का कुल भार आ गया। इसी प्रकार कक्षा के वर्ग बी के छात्रों का कुल भार, छात्रों का कुल भार बराबर औसत कितना है 54, छात्रों की संख्या कितनी है 35, तो 54 इंटू 35 गुणा करें। अब 54 गुणा 35 इधर कर लो, गलती की कोई संभावना नहीं रखनी चाहिए, 5 गुणा 4 कोई फर्क नहीं पड़ता है, सोचे कि आता ही नहीं है क्या, सब आता है, ये सही करना हमें, तो 5 चौका 20, 2 5 25 और 2 27, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 पंजे 15 1 16, 0 9 8, तो 1890 किलोग्राम हमें निकालना है पूरी कक्षा के 60 छात्रों का औसत। तो कक्षा के सभी 60 छात्रों का भार कितना हो जाएगा, कक्षा के 60 छात्रों का कुल भार, जोड़ दें दोनों को, 25 छात्रों का कुल भार प्लस 35 छात्रों का कुल भार, कुल भार के लिए जोड़िए 1275 प्लस 1890, जोड़ो भाई, 5 9 7 16 हासिल 1, कितने बचे 8 और 2 10 और 11 हासिल 1 2 और 1 3, देख लो सही है कि नहीं, 0 प्लस 5 5 9 और 7 16 6 हासिल 1 9 और 2 11 हासिल 1 3, तो कक्षा का औसत भार बराबर कुल भार बटे छात्रों की संख्या कितनी है 60, तो 3165 बटे 60, कितने बार जा रहा है भाग, 15 का भाग जा रहा है कि 5 का दे लो, 15 का जा रहा है, 15 दूना 30, 15 एकम 15 15 एकम 15 15 चौकू 60, 211 बटे 4, 4 पंजे 20 बचे 2, 1 बच गया, 11 हो गए, 4 दूनी 8 बचे 3, 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20,
52.75 किलोग्राम। आंसर जरूर चेक करिए। मैं बोल देता हूँ कुछ। तो ये आपका मैंने सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप शुरू किया है, और इसको अपन कंटिन्यू करेंगे कल भी। और जो यहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे सब देख लेना, करके लाना है, और जैसा सर आदेश देंगे वो हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आज के लिए इतना ही।